हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। यहां हम आज बात करने वाले हैं हमें संसद की आवश्यकता क्यों है और साथ ही साथ संसद के दो सदन, ये दो टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक है कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 के, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। इसके अंतर्गत हम ये आवश्यकता वाली बात और सदनों की संख्या वाली बात, ये दोनों चीजों को यहां पर कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे आवश्यकता के पीछे कारण क्या है, फिर हम देखेंगे कि संसद का रूप कैसा है, इसमें दो सदन है तो वो क्यों है उनके बारे में हम जानेंगे, और कौन कौन से दो सदन है उनके बारे में हम यहां पर जानेंगे। थोड़ी सी इसके कामकाज के तरीके, मतलब इनके घंटों के ऊपर बात करेंगे कि संसद में, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर कैसे काम होता है उस पर भी हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले आपके लिए एक जानकारी है कि मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए। यहां पर आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बिना देर करते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे और चलते हैं कि संसद की आवश्यकता हमें क्यों है ना, हम क्यों संसद को, है ना, कि हमें क्यों नीड है पार्लियामेंट की। तो देखिए, अब संसद कहां पर होती है ना, संसद को आप जानते हैं, संसद को हमने अभी देखा था कि संसद को कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को। तो जब संसद है तो लोकतंत्र तो होगा, और लोकतंत्र जब होगा तो लोकतंत्र के अंतर्गत आपके प्रत्येक लोकतंत्र में, जो भी लोकतंत्र होगा, प्रत्येक लोकतंत्र में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा भी होगी। उसी सभा को आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे भारत में उसको संसद के नाम से, कहीं पर उसको कांग्रेस के नाम से, कहीं पर उसको पार्लियामेंट के नाम से, कहीं पर उसको ड्यूमा के नाम से। अलग अलग देशों में इस संसद का नाम अलग अलग है। जहां लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा चुनकर जो शासन किया जाता है। मतलब कि हम अगर परिभाषा की बात करें तो लोकतंत्र का मतलब है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों का शासन जो होता है उसको आप लोकतंत्र कहते हैं। तो उस लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह सभा कैसी होती है, जनता की ओर से सभा अपने सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करती है। अब कैसे अधिकार होते हैं राजनीतिक, हम बात करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज पर बात होगी। राजनीतिक अधिकार का मतलब यह होता है कि भाई हमारे लिए कौन सा कानून होना चाहिए, हमारे देश में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इन सब को लेकर जो अधिकार जनता के होते हैं, जनता की तरफ से उन अधिकारों का इस्तेमाल कौन करती है, वो एक निर्वाचित सभा इस्तेमाल करती है। उस निर्वाचित सभा को हम क्या कहते हैं, संसद के रूप में जानते हैं। तो हमारे लिए हमारे राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कौन करती है, संसद करती है। संसद के द्वारा इन अधिकारों का उपयोग किया जाता है। समझ में आई ना बात। अब देखो यहां पर कि जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है, जिसको आप राष्ट्रीय सभा कहते हैं, जिसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो हम देश के स्तर पर बात करते हैं तो उसको संसद कहते हैं, और किसी राज्य के लिए जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम विधानसभा। राज्य स्तर पर क्या कहलाएगी, तो राज्य स्तर पर उसको कहा जाएगा विधानसभा। क्लियर बात कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राष्ट्रीय सभा होती है भारत के अंदर, तो देश स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर क्या हो जाएगी, आपकी विधानसभा हो जाती है। इस जो सभा होती है जिसको आप राष्ट्रीय सभा कहते हैं, वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हर देश के अंदर संसद का अलग अलग नाम हो सकता है। तो हमको ये पता चला कि भारत में केंद्र स्तर पर, देश स्तर पर संसद है, और हर राज्यों की अपनी एक व्यवस्था है जिसको हम विधानसभा कहते हैं, विधायिका कहते हैं। कहीं पर दो, कहीं पर एक हो सकते हैं। यह सभा जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। जो राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं कि राजनीतिक अधिकारों का सर्वोच्च प्रयोग करेगी, उनमें यह पॉइंट है। संसद को कानून बनाने का अधिकार, इसलिए इन्हें विधायिका भी कहते हैं ना। इसको क्या है, कानून बनाने का अधिकार है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है ना। सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उनको नियंत्रित करने का कुछ अधिकारों का कुछ प्रयोग करते। जैसे आप सरकार चला रहे हैं, कोई भी कानून आप बिना संसद की मर्जी के पास नहीं करा पाएंगे। संसद पर उसमें बहस आपको करवानी पड़ेगी, बहस के बाद उस पर आपको मतदान करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप कानून बना पाएंगे। सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है, मतलब बिना संसद के सजाए आप कोई भी कानून नहीं बना पाएंगे। सरकार के हर फैसले को यह नियंत्रित करेगी। संसद की मंजूरी के बिना सार्वजनिक पैसे
को खर्च नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि संसद में आपने बताया नहीं कहां खर्च करना और अपने लिए आप BMW ले आए, आपको हर एक चीज बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए कि कोई नेता है, कोई बड़े अधिकारी है, मंत्री है और उनका बच्चा कुछ नहीं कर रहा, उन्हें पापा पापा गाड़ी चाहिए हमको, तो अपन ने बोला कि संसद का पैसा खर्च कर लेते। आपको जो भी पैसा आप खर्च करते, 1 रुपए भी आपका खर्च होता है तो संसद के पास उसका हिसाब होता है कि 1 रुपए की आप जब आप भ्रमण पर गए थे तो आपने पानी पिया था, ये 2 रुपए की बोतल पानी की आई थी, सब कुछ हिसाब होता है। मतलब कि ये समझने वाली बात है कि देश में जितने बड़े बड़े कई 100 करोड़ के प्रोजेक्ट आते हैं, कई 100 करोड़ की योजनाएं आती हैं, इन सब का भी हिसाब होता है सरकार के पास, संसद के पास। संसद से ही पूछकर वो पैसा जारी होता है। जैसे आपने सुना होगा कि सिलेंडर पर सब्सिडी आ जाती है, आपने सुना होगा कि किसानों के खाते में कुछ पैसे आते हैं, आपने सुना होगा कि गरीबों के लिए कुछ छात्रवृत्ति की व्यवस्था, गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, ये सब संसद को पता होता है। कितना पैसा हमने छात्रवृत्ति में दिया, कितना पैसा हमने वृद्धा पेंशन में दिया, कितना पैसा हमने अनाथ के लिए दिया, कितना पैसा हमने देश के विकास में रोड बनवाने के लिए, कितना पैसा हमने देश में अस्पताल बनवाने के लिए, कितना पैसा हमने रेलवे ट्रैक बनवाने के लिए। संसद को हर एक एक चीज पता होती है। समझ में बात की क्या है? सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। मतलब आपको कोई सार्वजनिक चर्चा करनी है, देश की किसी राष्ट्रीय नीति पर बात करनी है, उस पर आप कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी जगह क्या है? संसद है। यहां पर विचार कौन रखेगा? तो यहां पर विचार रखने वाले जो लोग होते हैं उनको हम सांसद कहते हैं। संसद किसी भी मामले की सूचना सरकार से मांग सकती है, वहां पर यह सवाल जवाब किए जा सकते हैं कि भाई ये सूचना आप हमको प्रोवाइड करें। अब इस संसद के अंतर्गत हम बात करने वाले संसद के 2 सदनों के बारे में, कि इसके जो 2 सदन है या 2 हाउस है ना, द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो संसद में खास तौर से 2 सदन होंगे, हम अभी आगे जाकर बात करेंगे क्यों होते हैं, क्यों 2 जगह 2 सदन बनाए गए हैं। आप देखना, कोई भी चीज, कोई भी कानून है, मान लीजिए 2 सदन है तो पहले इससे पास होगा फिर इससे पास होगा। चाय पीते ना, 2 छन्नी लगाते ना, ऐसी चाय पहले इस छन्नी में जाएगी फिर इस छन्नी में। मतलब क्या कि उसमें कुछ भी चाय की पत्ती ना जाए, आपकी चाय का स्वाद ना बिगड़े। ऐसे ही यहां पर ये एक सदन एक छन्नी हो गया, दूसरा सदन दूसरी छन्नी हो गया। मतलब यहां से हम क्या डाल रहे हैं? यहां से हम डाल रहे हैं कोई लॉ, कानून। और जब वो कानून या कोई विधेयक, हम लॉ ना कहें, इसको क्या कहते हैं, कोई विधेयक या बिल की बात कर रहे हैं, जब ये विधेयक या बिल इन दोनों सदनों से गुजरेगा तो छन छन कर निकलेगा और यहां पर जो कानून मिलेगा वो एकदम बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी यहां पर ना रहे। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, भारत के संसद भवन की फोटो है। इसके अंतर्गत ही आपकी लोकसभा है, इसके अंतर्गत ही आपकी क्या है, राज्यसभा है। तो लोकतांत्रिक देशों में संसद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसका होना जरूरी है। हर एक देशों की व्यवस्था अलग है, कहीं पर 2 सदन है, कहीं पर 1 सदन है, भारत में 2 सदन है। संसद में अधिकारों और भूमिका का बंटवारा होता है। अधिकांश देशों में संसद के 2 हिस्से होते हैं, भूमिका और अधिकारों के आधार पर इसको 2 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इन भागों को या इन बटे हुए जो हिस्से हैं उनको सदन कहते हैं या चैम्बर कहते हैं। ये सदन या चैम्बर कहलाते हैं। सदन, जिसको आप हाउस भी अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, इनको हाउस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनको हाउस भी कहते हैं सदनों को। अब यहां पर 2 सदन है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस है ना। ये क्या हो जाएगा आपका पहला सदन और ये क्या हो जाएगा दूसरा सदन। पहला सदन मतलब कि इसको आप क्या कहें, जो सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। एक सदन ऐसा होगा जहां पर जनता के द्वारा चुने गए लोग होंगे। दूसरा सदन ऐसा होगा जहां पर जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुन रही होगी। सीधे जनता चुन रही है, इसको क्या कह देंगे, ये हो जाएगा आपका लोकसभा। जहां पर सीधे जनता चुनती है उस सदन को भारत में क्या कहेंगे, लोकसभा। जहां पर जनता सीधे नहीं चुनती, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया, जनता ने चुना किनको, सांसद को और विधायक को। जनता ने चुना किसको, सॉरी अपन क्या कहते हैं, जनता ने चुना किसको, विधायक को। और इन विधायकों ने चुना किसको, राज्यसभा के सांसदों को। किसको चुना, राज्यसभा सांसदों को। तो इस आधार पर जब इनको चुना जा रहा है तो ये दूसरा सदन क्या हो जाएगा, इसको कह देते हैं अपन क्या, राज्यसभा कहला जाती है। क्या होगी, जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर लोग जाएंगे वो राज्यसभा, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर लोग जाएंगे उस लोकसभा। मतलब कि जो आप मतदान करते हैं, यहां पर निशान लगवाते हैं, वो किसके लिए है, यहां के लिए वोट करते हैं। यहां के लिए आप वोट नहीं कर सकते, यहां के लिए तो वोट कौन करेगा, आपके विधायक ही वोट करेंगे।
जनता की ओर से उनके अधिकारों का प्रयोग करने वाले सदन को भी लोकसभा कहते हैं। इनका कार्य विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना है। ये क्या है, राज्यसभा इसलिए भी बनाई गई है ताकि वो लोकसभा की तानाशाही भरी प्रवृत्ति को रोक सके, कोई भी कानून धड़ाधड़ पास ना हो सके, गलत कानून पास ना हो सके, इसके लिए ये दूसरा सदन बनाया गया है। तो इनका क्या है, विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों की निगरानी करने का काम किसका होता है, राज्यसभा का होता है। हम अगर अपने देश की संसद के बारे में बात करें, हमारे देश की संसद के सदन कितने हैं, 2, हमने अभी जस्ट पहले बात करी। एक सदन को कहते हैं राज्यसभा, दूसरे सदन को कहते हैं लोकसभा। राज्यसभा का मतलब क्या हो गया, राज्यसभा का मतलब हो जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या है, ये प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुनकर आ रही है। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है, जो राज्य के विधायक हैं उनके द्वारा इनको चुना जा रहा है। तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब जो संसद है, सदन तो 2 है, लेकिन संसद के अंग कौन कौन से, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट कौन होंगे। पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट पर बात करें, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद के अंग होंगे। राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, भले वो संसद का अंग है। संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते। मंजूरी मतलब हस्ताक्षर जब राष्ट्रपति के हो जाएंगे तो उसको मंजूरी माना जाएगा, उसके बाद ही ये लागू हो पाएंगे। संसद के बारे में हमने पिछली कक्षाओं के अंदर भी कुछ पढ़ा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको याद हो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। चुनाव कैसे होता है, जनता के द्वारा होता है, मत डलते हैं, जिनकी उम्र 18 या उससे ज्यादा हो गई है वो मत दे सकते हैं, और जो मत में विजयी होता है उसको क्या कहते हैं, सांसद बनता है। वैसे ही हमने ये यहाँ पर विधायकों के चुनाव के बारे में बात करी थी। दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर के बारे में भी हमने देखा हुआ था। तो आप देखिए कुछ सवाल हम करते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ सवाल करते हैं, जैसे कुल सदस्यों की कितनी संख्या होती है ना, यहां पर संख्या के बारे में बात की गई है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मिलाकर बताना है कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों में मिलाकर कितनी होती है। तो लोकसभा में 543 है और राज्यसभा में 245 है। ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगी, जो संख्या आ जाएगी उसको क्या कह देंगे आप, वो आपकी कुल संख्या हो जाएगी। सदस्यों को कौन चुनता है, सदस्यों को कौन चुनता है मतलब लोकसभा के कौन चुनता है, तो आपको पता होगा कि लोकसभा वाले जनता के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और राज्यसभा वाले किसके द्वारा चुने जाते हैं, विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। शायद अगर आपको याद होगा हमने बात करी थी इसकी। उनका कार्यकाल कितना होता है, तो आपको याद होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 और राज्यसभा का कार्यकाल 6 होता है। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी है, तो आपको यह भी याद होगा कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, उसका चुनाव करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ सवाल जवाब थे जिनके जवाब जानने के बाद आपको कुछ पुरानी बातें जरूर याद आई होंगी। तो यहां पर हमने सदनों की चर्चा के बारे में बात करी और संसद की आवश्यकता के बारे में भी बात करी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करेंगे magnetbrains.com, ऐसे आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट में पहुंचते ही आप यहां पर कोर्सेज के ऑप्शन में जाएंगे, कई सारे कोर्स होंगे, कोई भी एक कोर्स आप चुन सकते हैं। जैसे आपने यहां पर हिंदी मीडियम चुन लिया, आपकी क्लास 9th है तो आपने अपनी क्लास को भी चुना, क्लास 9th। जैसे ही क्लास 9 चुनेंगे सारे टीचर्स आपके सामने होंगे, सारे टीचर होंगे। जो सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं उसे आप व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए कि आप राजनीति विज्ञान देख रहे हैं, यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा, वो पूरा आपकी ऐसी प्ले लिस्ट आ जाएगी, चैप्टर 1 2 3 4 5 सब ऐसा आ जाएगा। अब जो चैप्टर आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, वो उसके सारे टॉपिक हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यहां पर ऐसा वॉच नाउ लिखा होगा, इस वॉच नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो कुछ इस तरीके से प्ले हो जाएगी। वीडियो पूरा देखा, अगले वीडियो पर जाना है, अगले टॉपिक पर जाना है, तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे तो आसानी से अगले वीडियो पर चले जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी वीडियो आते हैं उनको आप लाइक करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें और लोगों को बताएं भी, अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, पूरा सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में डाल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे और आप ये कमेंट कर बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।